नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बेटा आज अपन क्लास 10th के चैप्टर रियल नंबर, जिसको अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब देखिए बेटा, वास्तविक संख्याएं होती हैं, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि कैसे उसको बनाया गया उसके बारे में सीखते हैं। वास्तविक संख्या बेटा दो भागों में टूटती है। पहली होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या बेटा क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है आप सभी जानते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं बेटा जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, जहां हमारा Q नॉट इक्वल टू बेटा यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, तथा जिसे वे संख्याएं जिन्हें हम बेटा P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके जो एग्जाम्पल होंगे अपरिमेय संख्याओं के आप जानते हैं √2, √3, √5 होते हैं। और जो हमारी परिमेय संख्याएं बेटा वो और डिवाइड होती हैं दो भागों में, यानी कि और विभाजित हो जाती हैं। पहला भाग होता है बेटा भिन्न, पहला भाग होता है भिन्न और दूसरा भाग होता है पूर्णांक, जिन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखिए जो पूर्णांक है बेटा वो और ज़्यादा डिवाइड होते हैं, दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो आप सभी जानते हैं बेटा ऋणात्मक पूर्णांक और ज़्यादा विभाजित नहीं होंगे, पूर्ण संख्याएं विभाजित होंगी दो भागों में। एक होगा बेटा शून्य, एक होगा शून्य, और दूसरा पार्ट बोला जाता है इसका प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो देखिए बेटा वास्तविक संख्याएं इस तरह विभाजित होती हैं दो भागों में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या और विभाजित होती है भिन्न और पूर्णांक में, और पूर्णांक हमारा विभाजित होता है ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या बेटा दो भागों में विभाजित हो जाती है शून्य और प्राकृत संख्याएं। तो देखिए शून्य तो आप जानते हैं बेटा ना तो ये धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, शून्य शून्य ही होता है, यानी कि इसको उदासीन बोला जाता है। उसके बाद आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को बेटा n से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है बेटा? n से डिनोट किया जाता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 स्मॉल n तक चलती हैं। प्राकृत संख्या में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है बेटा, ये कैपिटल N से डिनोट किया जाता है और 1 से लेके n तक चलती हैं। उसके बाद देखिए शून्य शून्य ही रहेगा बेटा, इसको क्या लिख देंगे? 0। अब देखो जो पूर्ण संख्याएं हैं उसको बेटा कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल W से। अब देखो आप यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा जो पूर्ण संख्या है बेटा किन दोनों नंबरों से मिलके बनी है, शून्य और प्राकृत संख्याओं से मिलके बनी है। तो देखिए ये कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा? 0 से। कहाँ से? 0 से। तो 0 1 2 3 4 जो प्राकृत संख्या है बेटा वो शून्य से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, और कहाँ तक चलती हैं बेटा? n तक चलती हैं। अब देखिए जो पूर्ण संख्या है बेटा और प्राकृत संख्या है उनमें क्या अंतर होता है? उनमें सिर्फ यही अंतर होता है कि जो पूर्ण संख्या है बेटा 0 से शुरुआत होती है और प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। इसके बाद आता है ऋणात्मक पूर्णांक। बेटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो नंबर नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक भी होते हैं। देखिए जो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होगा बेटा, जो हमारी प्राकृत संख्या है उनका जो ऋणात्मक संख्याओं से गुणा कर देंगे, उनको किससे गुणा कर देंगे? ऋणात्मक चिन्ह से गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक बन जाते हैं। तो देखिए -n
डॉट 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 माइनस का 4, माइनस का -3, -2, -1। अब देखिए जो आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक को रिप्रेजेंट दो तरीके से किया जा सकता है, कैपिटल आई और कैपिटल जेड। तो अपन बेटा 9th और 10th क्लास में जो पूर्णांक होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे तो आप आई से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूर्णांक को जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए जो पूर्णांक है बेटा दो नंबरों से मिलकर बना है, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहले क्या आता है, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, उसके बाद 0 आएगा, फिर धनात्मक संख्याएं आएंगी। तो देखिए क्या बन गया बेटा हमारा जो पूर्णांक है -n डॉट 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 माइनस का 4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, ऐसे कहाँ तक चलेगी बेटा, n तक चलेगी। इसके बाद आता है भिन्न। भिन्न में आप जानते हैं भिन्न एक पूरा भाग नहीं होता, भिन्न एक पूरे भाग का एक छोटा सा अंश होता है। भिन्न के अंदर बेटा दो चीजें पाई जाती हैं। कोई आपके पास नंबर है जैसे 5/7, ऊपर वाले भाग को बोला जाता है अंश और नीचे वाले जो भाग है उसको बोला जाता है हर। तो आपको भिन्न में सिर्फ इतना ही याद रखना है बेटा कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको तो अंश बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट को हर बोला जाता है। और भिन्न कभी भी एक पूर्ण भाग नहीं होता, वह एक छोटा सा पार्ट होता है पूर्ण रूप का। उसके बाद आता है बेटा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या हो गई, पहली डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है बेटा कि ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q रूप में लिख सके क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पर q ≠ 0 होना चाहिए। देखिए तो परिमेय संख्या बेटा किस किस से मिलकर बन रही है, भिन्न और पूर्णांक से। तो आप एक बात और याद रखना कि जो परिमेय संख्या होती है बेटा वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। इन्हें बेटा q से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे 5/7, फिर 0। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेटा 0 परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि 0 के नीचे आप क्या लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी बेटा, p/q फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए अगर कोई आपसे कह दे -2/3, यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ऋणात्मक भी परिमेय संख्या होती है। उसके बाद अपरिमेय संख्या पे आते हैं। अपरिमेय संख्या बेटा क्या होती है, अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सके। तो इस 10th क्लास में यानी कि 10वीं क्लास में बेटा अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध किया जाता है यह भी हम इसमें सीखेंगे। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या बनेगी, क्या परिभाषा बनेगी बेटा, इस दो परिभाषाएं बनती हैं वास्तविक संख्या की। तो देखिए पहले तो इस फ्लो चार्ट से ही आप समझिए कि वास्तविक संख्या की दो परिभाषा क्या बनेंगी। पहली परिभाषा बनेगी बेटा, वास्तविक संख्या एक समूह होता है किसका, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का। लेकिन आपसे कोई पूछ ले तो आपको दूसरी डेफिनेशन ही बतानी है, यानी कि दूसरी परिभाषा बतानी है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम बेटा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित कर सके क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। और इसे बेटा किससे डिनोट किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से। इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखिए बेटा यहां पर हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो पहले यूक्लिड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेटा यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन यानी कि ग्रीक गणितज्ञ था बेटा। उसने 13 बुक लिखी थी गणित की, जिसका नाम था एलिमेंट, और हिंदी में एलिमेंट को बोला जाता है तत्व। उसने क्या करा, उसने ये कहा था बेटा गणित की जो ज्योमेट्री
यानी कि जो हमारा ज्योमेट्री होता है उसको इस तरह भी सोचा जा सकता है। अब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है बेटा, प्रमेय का अर्थ क्या होता है वो समझ लीजिए। प्रमेय का अर्थ होता है किसी चीज को सिद्ध करना। प्रमेय का एक अपने आप में पहले से ही सिद्ध है, इसका उपयोग करके हम दूसरे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, उनको सिद्ध करते हैं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये बेटा यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का थी वो विभाजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस है। तो आप सब जानते हैं विभाजन प्रमेय का क्या होती है। अंदर बेटा क्या लिखा जाता है, भाज्य। क्या लिखा जाता है, भाज्य। और जो बाहर जिसका अपन भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक। जब भाजक का भाग भाज्य में दिया जाता है तो क्या आता है बेटा, भागफल आता है। और जब हम भाजक का भाग भाज्य में देते हैं तो हमारा जो शेष बचता है बेटा उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। अब आगे देखिए, आपने अब पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में जो भाज्य होता है उसको कैसे निकाला जाता है। अगर आपको भाजक दे दिया जाए, भागफल दे दिया जाए और शेषफल दे दिया जाए तो देखिए क्या लिखते थे आप, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यूक्लिड ने बेटा ये विभाजन प्रमेय का यूज किया था, उपयोग किया था, इससे उसने यूक्लिड विभाजन प्रमेय बनाई। अब देखिए इसको समझिए, उसने क्या करा बेटा, भाज्य को एक इंटीजर, एक पूर्णांक मान लिया, जिसे उसने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। भाजक को बेटा उसने क्या बोल दिया, भाजक को उसने बी बोल दिया। और भागफल को क्या बोला बेटा उसने, भागफल को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूशेंट, इसलिए उसने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू से। और शेषफल को इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर, इसको बेटा उसने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए समझिए, भाज्य को बेटा उसने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, भाजक को उसने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया, भागफल को उसने क्यू से रिप्रेजेंट किया और शेषफल को आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारा, ए भाज्य बन गया बेटा ए, भाजक बन गया बी और भागफल बना क्यू प्लस आर। इसके अलावा उसने एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई हमें, जो हमारा शेषफल होगा बेटा, जो हमारा शेषफल होगा वो जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा होगा बेटा, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। इसको अपन समझते हैं बेटा, उसने यही इंपॉर्टेंट चीज बताई, इसको अपन ढंग से समझ लेते हैं। देखिए आपके पास बेटा नंबर है 4, 5, 6, 7 और 8 और आप इन सबों में किसका डिवाइड कर रहे हो बेटा, 4 का डिवाइड कर रहे हो। देखो 4 का भाग दे रहे हैं सभी नंबरों में बेटा। तो देखिए जब 4 का भाग 4 में दिया जाता है तो कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार। कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार जाएगा। और आपका जो शेषफल आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर देखिए जब 4 का भाग 5 में दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार जाएगा। और आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार जाएगा। और आपका जो शेषफल है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए जब 4 का भाग 7 में देंगे बेटा तो 4 का भाग 7 में भी एक बार ही जाएगा। और जो आपका शेषफल है बेटा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जो 4 का भाग जब 8 में देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां पर आपका जो भागफल है बेटा वो तो 2 आ गया, लेकिन शेषफल क्या आया, 0। तो आप देख सकते हैं जब इन नंबरों में मैंने बेटा 4 का भाग दिया तो मेरा शेषफल 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। क्या मेरा शेषफल 4 आया, क्या नहीं आया। तो यह
कह रहा है कि जब अपन बेटा जिस नंबर का भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन जिसका अपन भाग देते हैं वो कभी भी नहीं आता। ये इस बात को सिद्ध करता है जो हमारा शेषफल होगा बेटा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन जिसका अपन भाग देते हैं भाजक के बराबर कभी भी नहीं आता। अब देखिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं एग्जाम्पल से। दर्शाइए बेटा, क्वेश्चन है दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को, दर्शाइए कि, एग्जाम्पल है बेटा, दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q+1 तथा 4q+3 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन है कि दर्शाइए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए क्वेश्चन में नंबर जो दे रखा है पूर्णांक कैसा है बेटा, धनात्मक है और विषम है। तो हमें जो नंबर लेना पड़ेगा, जो पूर्णांक लेना पड़ेगा वो कैसा लेना पड़ेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक ही लेना पड़ेगा। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये आपके लिए। देखिए माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या मान लिया बेटा, ए माना। क्या माना, ए। क्योंकि देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसे सिद्ध करना है, तो यूक्लिड ने अपन का जो नंबर था भाज्य उसको क्या माना था, ए। तो इसलिए हमने जो पूर्णांक है बेटा उसको भी ए माना है। अब देखिए जो हमारा बी होगा, यहां पर आपको क्वेश्चन में ना तो उसका वर्ग करना है ना ही घन करना है। तो आपको बेटा जो बी होगा, देखिए यहां क्यू के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। तो देखिए b बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। याद रखिए जब क्वेश्चन में आपसे ना तो वर्ग करने की कहे ना ही घन करने की कहे और आपको सीधा सीधा दिया हो, तो q के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो ही हमारा क्या बन जाएगा बेटा, b बन जाएगा। अब देखिए b बराबर 4 बन गया और यूक्लिड ने क्या कहा था, जो हमारा बेटा शेषफल होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन किससे छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, जितना आपका b होगा उतनी ही आपकी क्या बनती हैं, समीकरणें बनती हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जितना आपका b होगा उतनी ही आपको समीकरण बनानी है इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो समझिए, देखिए तो देखिए b बराबर जब 4 है तो अप्लाई करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। लिखते हैं बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जो r है हमारा बेटा वो क्या हो गया, 0 के से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन किससे छोटा, भाज्य से छोटा होगा। अब आगे देखिए जब हमारा शेषफल, देखिए शेषफल क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको सिखाया था। मैंने 4 का जब भाग दिया था तो शेषफल बेटा 0 आ गया था, 1 आ गया था, 1 आ गया था, 2 आ गया था, 3 आ गया था। तो आपके जो शेषफल होंगे बेटा वो क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 कभी भी नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला वाला जो कंडीशन है, प्रतिबंध है, वो क्या है, जब मेरा शेषफल क्या बन गया बेटा, 0 बन गया। जब मेरा शेषफल 0 बन गया तो देखिए समीकरण क्या बन गई, a
बराबर b की वैल्यू कितनी है बेटा 4, कितनी है 4, और q की वैल्यू q, और ये r है जो हमारा बेटा 0 है, तो a बराबर क्या बन गया 4q बन गया। ये समीकरण 1 बन गई। अब देखिए जो हमारा शेषफल है अगले वाले स्टेप में क्या हो सकता है बेटा 1, जब शेषफल r बराबर क्या हो गया 1 हो गया, तो देखिए समीकरण क्या बन गई बेटा a बराबर 4q प्लस 1, समीकरण 2। अब देखिए जब r बराबर क्या हो जाए, r बराबर 2 हो जाए तो आपका क्या बन जाएगा, तो देखिए a बराबर 4q प्लस 2। अब देखिए चौथी कंडीशन क्या बनेगी बेटा, जब r हमारा क्या हो जाए 3 हो जाए, जब r बराबर 3 हो जाए, तो देखिए r बराबर 3 हो गया तो a बराबर क्या बन गया आपका 4q प्लस 3, समीकरण 4। तो आप समझिए, देखिए शेषफल अब 4 तो हो नहीं सकता, तो जितनी यानी कि देखिए b कितना था बेटा 4 समीकरण आपकी बन चुकी हैं। इसके बाद ना आपको इसमें वर्ग करना है ना ही घन करना है, आपको क्या बताना है विषम पूर्णांक बताना है। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 में देखिए इसमें बेटा 2 का भाग जा सकता है, यहाँ देखिए 2 का भाग 4 में आराम से जा सकता है। तो ये बेटा कैसी संख्या हो गई, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है सम संख्या कहलाती है। तो इसमें बेटा 2 का भाग जा रहा है तो ये कैसी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। लेकिन समीकरण 2 की जब बात करते हैं तो देखिए 4q में तो 2 का भाग जा रहा है लेकिन 1 में 2 का भाग नहीं जाता। ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता विषम संख्या कहलाती है। तो देखिए समीकरण 2 क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। ऐसे ही समीकरण 3 की जब बात करते हैं बेटा तो 4q में भाग जा रहा है 2 का और 2 में भी 2 का भाग जाता है, तो ये सम संख्या हो गई। लेकिन समीकरण 4 की जब बात करते हैं, समीकरण 4 में 2 का भाग नहीं जाता, समीकरण 4q में 2 का भाग चला जाता है लेकिन 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो क्या बेटा ये कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 2 व 4 में, समीकरण 2 व 4 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता, पूरा भाग नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है। अतः ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो सॉल्व हो चुका है, यही हमें दर्शाना था। तो आपकी जो लास्ट लाइन बनेगी, अंतिम लाइन बनेगी, वो क्या लिखी जाएगी बेटा, यही लिखी जाएगी अतः किसी धनात्मक संख्या का विषम पूर्णांक को 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। जहां q एक पूर्णांक है, या एक या कोई भी लिख सकते हैं, कोई पूर्णांक है। यही बेटा हमारा सिद्ध हो गया, इसलिए क्या लिखते हैं, इति सिद्धम, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, HP बोल सकते हैं। तो समझ लीजिए बेटा, देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा था बेटा किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को
4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, सिद्ध करके दिखाना था। तो आपने क्या करा बेटा, धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या मान लिया, स्मॉल a मान लिया। b क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि q के साथ क्या मल्टीप्लाई था बेटा, 4। जहां देखिए r जो हमारा था वो 0 से तो बड़ा लेकिन 4 से छोटा हो गया। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो हमें बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की सहायता से सिद्ध करना था। a बराबर बी क्यू प्लस आर की जो वैल्यू है बेटा 0 से तो बड़ी लेकिन b से छोटी हो गई। तो देखिए सबसे पहली वाली कंडीशन क्या बनी बेटा, जब हमारा शेषफल 0 हो जाए, तो देखिए हमने a का तो a लिख दिया, b की वैल्यू क्या लिख दी 4 और q का मान q ही रहने दिया, प्लस r का मान क्या रख दिया 0 रख दिया। तो समीकरण क्या बन गई बेटा, a बराबर 4q बन गई। अब देखिए जो दूसरी कंडीशन थी, दूसरा जो प्रतिबंध था, हमारा शेषफल बढ़कर 0 से बढ़कर क्या हो गया बेटा 1 हो गया। तो देखिए a बराबर b का मान 4, q का मान q रहा, प्लस r का मान क्या रख दिया 1 रख दिया और समीकरण 2 बन गई। अब देखिए समीकरण तीसरी जो प्रतिबंध है, तीसरा जो कंडीशन है बेटा वो क्या बना, r बराबर 2, तो a बराबर 4q प्लस 2 बराबर जो हमारी समीकरण 3 बन गई। इसी तरह समीकरण 4 की जब बात करेंगे तो हमारा शेषफल कितना हो गया बेटा 3 हो गया और समीकरण बन गई 4q प्लस 3 जो हमारी समीकरण 4 है। और आप देख सकते हैं समीकरण 1 व 3 में 2 का पूरा भाग जा सकता है, तो बेटा ये कैसी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। अगर हमसे बेटा इस क्वेश्चन में सम संख्या की बात करता तो हमारी जो सम संख्या आती वो क्या आ जाती 4q तथा 4q प्लस 2 आ जाती, लेकिन वो हमसे बात कर रहा है विषम संख्या की। तो समीकरण 2 में और समीकरण 4 में 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए बेटा ये कैसी है, विषम पूर्णांक है। तो अपना ये बेटा क्वेश्चन सिद्ध हो गया है। इससे आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग, बेटा क्वेश्चन है दर्शाइए कि किसी, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर लिख लेते हैं बेटा, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग तीन m तथा 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां q बराबर, जहां m बराबर कोई पूर्णांक है, m बराबर कोई पूर्णांक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन है दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m प्लस के रूप में दर्शाया जा सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब इसे सिद्ध करेंगे बेटा, हमें जो पूर्णांक है उसका क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने पर 3m बनना चाहिए तथा 3m प्लस 1 बनना चाहिए। तो आप देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक a हो गया, धनात्मक पूर्णांक a हो गया, लेकिन b क्या होगा बेटा, अगर b का मान हम 1 लेते हैं और 1 का जब वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो b का मान 1 नहीं ले सकते। अगर b का मान बेटा हम 2 लें तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। लेकिन यहाँ पर ये वाला अंक कैसा है, 3 बेटा एक विषम अंक है, तो हम 2 भी नहीं ले सकते। तो हम बेटा क्या लेंगे, b का मान लेंगे 3, क्योंकि 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग क्या बनेगा, 9, और 9 में 3 का पूरा भाग चला जाता है। तो हमारा यहाँ पर बेटा b बराबर 3 बन गया। और जो r है हमारा वो 0 से तो बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा होगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो r की वैल्यू है बेटा 0 से बड़ी या बराबर लेकिन b से छोटी। अब आप जानते हैं मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था, यहाँ पर b बेटा कितना है, तो कितनी समीकरण बनेंगी, 3 समीकरण। तो देखिए जब r बराबर क्या हो, 0 हो, तो पहली समीकरण क्या बन गई बेटा, a बराबर b का मान क्या रख दोगे 3 और q का मान तो q ही है प्लस r का मान 0, तो a बराबर क्या बन गया 3q बन गया, समीकरण 1 हो गई। ऐसे ही जब r का मान क्या हो बेटा, जब r का मान 1 हो तो क्या बनेगी, a बराबर 3q प्लस 1, यह हमारी समीकरण 2 बन गई। देखिए जब r बराबर क्या हो, r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या बन गया 3q प्लस 2, समीकरण 3। लेकिन हमें बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस नंबर का वर्ग करना है, तो हम वर्ग करेंगे समीकरण 1, 2 और 3 का। तो देखिए समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो देखिए बेटा a का होल स्क्वायर हो गया और 3q का भी स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया हमने। तो देखिए a स्क्वायर का बेटा a स्क्वायर रहा, 3q का जब स्क्वायर किया तो क्या बन गया बेटा, 3 को 2 बार गुणा किया तो 9q स्क्वायर बन गया। अब देखिए यहां से हमें क्या बनाना है, 3m या 3m प्लस 1 बनाना है। अगर मैं बेटा इससे कॉमन ले लूँ 3, तो ऐसा लिख सकता हूं a स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर बराबर 3 इंटू m, समीकरण 4, और यहां लिख देते हैं जहां m बराबर क्या हो गया बेटा 3q स्क्वायर हो गया। m को हमने क्या लिख दिया, 3q स्क्वायर लिख दिया, और जहां m बेटा एक पूर्णांक है। इसके बाद समीकरण किसका वर्ग करेंगे, 2 का। किसका वर्ग करेंगे, समीकरण 2 का। तो देखिए यहां पे करते हैं, यहां पे लिख देते हैं बेटा समीकरण 2 का वर्ग करने पर, 2 का वर्ग करने पर, तो देखिए a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर कौन सी फॉर्म बन चुकी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका आप आइडेंटिटी या सूत्र सब जानते हैं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए मैं यहां इसको लिख रहा हूं। तो देखिए बेटा क्या बन गया, a स्क्वायर, किसका स्क्वायर करेंगे अब, 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 इंटू 3q इंटू बेटा 1। देखिए 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक आपको बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इसको एक्सपेंड यानी खोलते हैं बेटा, 3q का होल स्क्वायर बन गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब आप देख सकते हैं बेटा हमें या तो 3m बनाना था या 3m प्लस 1, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 आ चुका है, तो 3m प्लस 1 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, यहाँ से बेटा हम क्या कॉमन लेंगे, क्या उभयनिष्ठ लेंगे, हम यहाँ से 3 उभयनिष्ठ लेंगे। तो देखिए बेटा a स्क्वायर बराबर 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो देखिए a स्क्वायर बराबर क्या बन गया बेटा 3m प्लस 1, 1। ये समीकरण बन गई बेटा 5, जहां m बराबर क्या बन गया हमारा, m बराबर बन गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। ऐसे ही समीकरण किसका कर देंगे बेटा, समीकरण 3 का वर्ग करने पर, 3 का वर्ग करने पर, तो देखिए बेटा a स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर बेटा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए
जो हमारा अगला स्टेप बना वो क्या बना बेटा, ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q और इसको बेटा 4। अब देखिए हमें बेटा या तो 3m बनाना है या 3m प्लस 1 बनाना है, लेकिन यहाँ 4 आ गया तो यहाँ 4 में से 3 कॉमन ले नहीं सकते, तो इसको बेटा तोड़ना पड़ेगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को बेटा हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो आप देख ले इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, 3 कॉमन आ जाएगा। तो ए स्क्वायर 3 कॉमन लिया बेटा तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और हमारा 1 बच गया। तो अगले स्टेप में हमने यहां इसको बेटा क्या मान लिया, m मान लिया। समीकरण 6। तो आप देख लीजिए जब हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का बेटा वर्ग कर रहे हैं, या तो हमारा 3m बन रहा है या 3m प्लस 1 बन रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो सिद्ध हो चुका है। बस इसको लिख देते हैं, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो आप याद रखें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्वेश्चन करना बड़ा सिंपल है। बस आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो बेटा आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, और NTSC और STSC में भी आपको बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही वहां क्वेश्चन आते हैं और आपका वहां टाइम भी बहुत कम लगेगा अगर बेसिक कंसेप्ट आपके बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। तो देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, तो हम लास्ट लाइन लिखते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक के वर्ग को 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है। इति सिद्धम। तो बेटा आज का जो टॉपिक था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस है बेटा आपकी जो नोट बुक्स है उसमें है, तो आप उनको ट्राई कीजिए। और यह वीडियो आपको बेटा कैसा लगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।